वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम देखेंगे इस सब्जेक्ट का आखिरी यूनिट का आखिरी टॉपिक, यूनिट 5 टॉपिक 6, बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग ये कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। मूल अवधारणा, बिल डिस्काउंटिंग क्या है। जब सेलर अपने उधार बेचे गए माल बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट से पहले बैंक या एनबीएफसी को देकर तुरंत रेडी कैश प्राप्त कर लेता है तो उसे बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। बैंक इस सुविधा के बदले बिल की कुल राशि में से एक छोटा सा चार्ज डिस्काउंट काट लेता है। छोटा सा चार्ज डिस्काउंट काट लेता है। आइए देखते हैं कैसे यह डिस्काउंट काम करता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द ट्रांजैक्शन, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये एक दूसरा व्यक्ति है, ये है सेलर और ये कौन है, बायर, ठीक। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख का सामान बेचा, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं द प्रॉब्लम। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को 1 लाख का सामान बेचा तो क्या प्रॉब्लम आई। इस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए अभी कैश नहीं है, 1 लाख रुपए अभी कैश नहीं है, ये प्रॉब्लम आई, ठीक। अब ये प्रॉब्लम आने के बाद देख लेते हैं 2 सॉल्यूशन। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो सेलर है इसने 1 लाख का माल बेचा तो इसने क्या बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ठीक। और इस व्यक्ति से इस बिल पर साइन ले लिया कि 90 दिनों के बाद मैं आपका 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, ठीक। 90 डेज के बाद 1 लाख रुपए लौटा दूंगा और ये व्यक्ति इस बिल पर साइन कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको 90 दिन के बाद ये 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, ठीक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सेलर है इसको कैश तुरंत चाहिए, क्योंकि इसकी कंपनी है, इसने 1 लाख का माल बेचा तो मतलब अपनी कंपनी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कैश चाहिए होगा। इस व्यक्ति को कैश चाहिए। अब ये क्या करता है, द डिस्काउंटिंग प्रोसेस, द डिस्काउंटिंग प्रोसेस। ये व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज को कहाँ ले जाता है, बैंक में। बैंक कौन सी हो सकती है, कोई सी भी बैंक ले लो, हम HDFC ले लेते हैं, ठीक है, हम HDFC ले लेते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसको ले जाता है बैंक में। द डिस्काउंटिंग प्रोसेस, द डिस्काउंटिंग प्रोसेस। अब बैंक क्या करता है, इस 1 लाख में से अपना चार्ज काटता है, छोटा सा चार्ज काटता है। मान लो इसने 2000 रुपये काट के इस व्यक्ति को पे आउट दे दिया। इस व्यक्ति को पे आउट दे दिया कितना, 98,000। कौन दे दिया, बैंक ने। बैंक ने इस व्यक्ति को 98,000 दे दिया, उसने अपना चार्ज काटा। जब चार्ज कटता है तो इसी को ही हम बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक। अब बैंक को पता है द सेटलमेंट। अब बैंक को पता है जैसे ही 90 दिन होंगे तो ये जो बायर है ये क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए लाके किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। तो बैंक का प्रॉफिट हो गया 1,02,000 रुपए। 1 लाख तो उसी का था, ठीक, 2,000 रुपए बैंक को प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे चलता है बिल डिस्काउंटिंग, ठीक। और ये रहा सेटलमेंट, सेटलमेंट कर दिया गया, ये होती है बिल डिस्काउंटिंग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं बिलों के महत्वपूर्ण प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्स। विभिन्न प्रकार के बिल होते हैं जिन्हें पेमेंट के समय दस्तावेजों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम पहला देख लेते हैं डिमांड बिल। जैसे ही इसे ड्रॉवी के सामने प्रेजेंट किया जाता है एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, इसका तुरंत पेमेंट करना होता है। इसको मैं अलग से एग्जांपल देके नहीं समझाऊंगा, आपको इससे पहले वाली स्लाइड में जो एग्जांपल दिया था उसी को ऐड करके चलना है, ठीक। अब कोई व्यक्ति सामान बेचता है किसी व्यक्ति को, और अगर उसने डिमांड बिल दे दिया, ठीक, तो जो बायर है उसको तुरंत बिल पे करना पड़ेगा, चाहे वो चेक के माध्यम से करे या कैश के माध्यम से करे, कैसे भी करे। अगर डिमांड बिल आ गया तो मतलब आपको तुरंत पैसे देने हैं, तुरंत। इसमें 60 दिन 70 दिन कोई वेटिंग नहीं होता। डिमांड बिल मतलब आपको तुरंत पैसे देने हैं, इसमें वेटिंग नहीं चलती, ठीक है। उसी एग्जांपल को ऐड करके चलते हैं। यूजेंस बिल, इसे टाइम बिल भी कहा जाता है। इसमें पेमेंट के लिए कस्टम या यूजेस द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित समय की अवधि होती है। आपने किसी को माल बेचा, ठीक, और उस वक्त आपने क्या बना दिया, यूजेंस बिल बना दिया, ठीक। यूजेंस बिल बनाया तो जो बायर है वह आपको 60 दिन बाद पेमेंट करेगा। इसमें आपको 60 दिन का टाइम मिल जाता है। जैसे 60 दिन कंप्लीट होते हैं आप उसके बिल पर पेमेंट उसे वापस लौटा देते हैं। तो ये है यूजेंस बिल, ठीक। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री बिल्स, ये वे बिल हैं जिनके साथ ट्रेड का वास्तविक प्रमाण डॉक्यूमेंट जुड़ा होता है, जिसे रेलवे रिसिप्ट, लॉरी रिसिप्ट और इनवॉइस, ये बैंक के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ट्रक भरकर माल बेचा। बेचने के बाद आपने उसके साथ रेलवे रिसिप्ट ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, या फिर लॉरी रिसिप्ट अटैच कर दिया, या फिर रियल इनवॉइस अटैच कर दिया, ठीक। तो बैंक के लिए क्या हो जाता है, ये अधिक सुरक्षित बिल हैं। बैंक के लिए अधिक सुरक्षित बिल है, मतलब ये फेक बिल नहीं हो सकता। इसके बदले बिल डिस्काउंटिंग करके आपको कैश मिल सकता है। तो बैंक के लिए सबसे सेफ रहता है ये बिल, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्लीन बिल्स। इन बिलों के साथ ट्रेड का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें माल की मूवमेंट का कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए बैंक इन पर डॉक्यूमेंट्री बिल की तुलना में, इस बिल की तुलना में हायर इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं। मान लो एक इमरजेंसी आ गई और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक अच्छा सा बिल बनाकर सामने वाले को दें, ठीक। आप जल्दी जल्दी में क्या बना देते हैं, क्लीन बिल बना देते हैं। आपके पास ट्रांसपोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक। तो इस पर बैंक के पास जाएगा कैश करवाने, ठीक। जब कैश करवाने जाएगा तो बैंक इस पर हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है, क्योंकि ये बिल उनको फेक भी लगता है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये बिल फेक भी हो सकता है। तो हम आपके इस बिल पर, अगर आपको इसको कैश कराना है तो हम आपको इस पर हाई इंटरेस्ट भी लेंगे। मान लो अगर ये फेक बिल हुआ तो बैंक का नुकसान होगा, इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर लेते हैं, जिसे हम क्लीन बिल्स कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस। सेलर के लिए यह शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एक बेहतरीन विकल्प है। जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपने देख ही लिया होगा, जो बायर है, जो सेलर है और ये बायर है, ठीक। और ये क्या है, बैंक है। ये क्या है, बैंक है। अब सेलर ने इसको सामान बेच दिया, अब ये 90 दिन बाद लौट आएगा, ठीक।
इसको ज़रूरत पड़ी कैश की, तो ये बिल कहाँ लेके जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो सेलर के लिए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब उसको अगर तुरंत कैश चाहिए तो वो बैंक जाकर तुरंत कैश ले सकता है। यह बिल डिस्काउंटिंग का क्या है, एडवांटेजेस है। क्या है ये, बिल डिस्काउंटिंग का एडवांटेजेस। अब बैंक के लिए क्या फ़ायदा है, यह सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट प्रदान करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक सेल्फ लिक्विडेटिंग एसेट है, क्योंकि बैंक को पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी डेट पर पैसा वापस आएगा। ठीक, इसमें क्या है, जैसे सेलर ने इसको सामान बेचा, ये 90 दिन के बाद चुकाएगा। ठीक, और इसको तुरंत कैश की ज़रूरत पड़ी तो सेलर के लिए फ़ायदा तो पता चल गया। अब बैंक के लिए क्या फ़ायदा है, इसने 1 लाख का सामान बेचा था। ठीक, तो बैंक ने अपना 2000 रुपये काट लिया और इसको 98,000 दे दिया था, 98,000 दे दिया था। ठीक, अब मैच्योरिटी डेट मतलब 90 दिन के बाद, 90 दिन के बाद ये जो बायर है ये 1 लाख रुपए किसको देगा, बैंक को देगा। तो मतलब इसके 1 लाख रुपए भी वापस आ गए। ठीक, और 2000 रुपये भी इसको मिल गए। मतलब बैंक ऐसे पैसा कमाती है, बैंक को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। मतलब उसने 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए 90 दिन के बाद वापस भी आए और साथ में 2000 रुपये प्रॉफिट भी हो गया। नुकसान थोड़ा सा इस व्यक्ति का हुआ है, ज़्यादा नुकसान होने से अच्छा है थोड़ा नुकसान हो जाए। अगर यह 90 दिन का वेट करता कि 90 दिन मैं वेट करता हूँ तब जाके 1 लाख देगा, तो ये लेबर को सैलरी कैसे देता, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करता, रेंट कैसे पे करता, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो यह व्यक्ति सोचता है कि मैं बिल डिस्काउंटिंग कर देता हूँ, बिल डिस्काउंटिंग होगा तो कम से कम 2000 का तो नुकसान होगा। 1 लाख नुकसान होने से अच्छा है कि कम से कम 2000 का नुकसान हो जाए। तो इसका भी काम चलता रहेगा, इस व्यक्ति का भी काम चलता रहेगा और बैंक का भी काम चलता रहता है। ठीक, तो ये होता है सेलर के लिए फ़ायदा और बैंक के लिए फ़ायदा। एक बड़ी समस्या काइट फ्लाइंग एकोमोडेशन बिल। जब 2 पार्टीज बिना कोई माल खरीदे या बेचे सिर्फ बैंक से कैश निकलने के लिए एक फेक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसे काइट फ्लाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काइट फ्लाइंग कहते हैं। कैसे, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, और ये एक दूसरा व्यक्ति है। ये कौन है, बायर, ये कौन है, सेलर, और ये है बायर। ठीक, ये सेलर है और ये बायर है, और ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं। आपस में क्या है, दोस्त हैं। तो ये जो 2 दोस्त आपस में मिलते हैं और सोचते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है। ये माल खरीदने से मना कर देता है कि भाई मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कैश की ज़रूरत है, कैश चाहिए, और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो एक काम करते हैं, फेक बिल बना लेते हैं। इसका भी बिजनेस है और इसका भी बिजनेस है, तो क्या करते हैं, फेक बिल बना लेते हैं। अब ये फेक बिल बनाने के बाद ये जो बायर है उस फेक बिल पर क्या कर देता है, एक्सेप्टेंस साइन कर देता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे को सामान बेचा है और मैं इसको 90 दिन के बाद माल का पैसा मैं लौटा दूंगा। ठीक, अब ये व्यक्ति कैश कराने के लिए कहाँ जाता है, बैंक जाता है, बिल डिस्काउंटिंग लेकर, और बैंक से 1 लाख की जगह अब बैंक अपना चार्ज काट के 98,000 रुपये दे देता है। ठीक, अब इस व्यक्ति को कैश मिल गया, अब फंस कौन गया, ये व्यक्ति, क्योंकि बैंक जो है इस व्यक्ति से पैसा वसूलेगी। ठीक, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं। इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग बनाई। अब आती है पेमेंट की बारी। जैसे ही 90 दिन होगा ये व्यक्ति 1 लाख रुपए इसको दे देगा। इसको क्या दे देगा, 1 लाख रुपए दे देगा, और ये व्यक्ति 1 लाख रुपए कहाँ जमा कर देगा, बैंक में जमा कर देगा।
कहाँ जमा कर देगा? बैंक में जमा कर देगा। तो इन दोनों की होशियारी को क्या कहते हैं? काइट फ्लाइंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काइट फ्लाइंग कहते हैं। अब जब ये चीज़ लोग करने लगे, ठीक है, तो आरबीआई ने एक बहुत ही खतरनाक रूल बना दिया। समाधान, द फिक्स, जो उसने किया उसका समाधान, कि ऐसा लोग ना करें। इस प्रैक्टिस ने सिस्टम को फॉल्स लिक्विडिटी प्रदान की। इसे रोकने के लिए आरबीआई ने जुलाई 1992 में गाइडलाइन जारी किए। इसके अनुसार बैंक केवल रॉ मटेरियल की खरीद या जेन्युइन सेल ऑफ गुड्स वाले बिलों पर ही डिस्काउंटिंग करेंगे। एकोमोडेशन बिल का डिस्काउंटिंग कभी नहीं किया जाना चाहिए। अब मान लो फिर से किसी व्यक्ति ने फर्जी बिल बनाकर बैंक ले जाता है, और फर्जी बिल बैंक बनाने के बाद सोचता है कि उसको कैश करवा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? आरबीआई का गाइडलाइन आ जाता है। आरबीआई उससे पूछता है कि रॉ मटेरियल की रिसिप्ट दिखाओ और जेन्युइन सेल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब जब ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के पास नहीं होगी तो बैंक क्या कर देगा? उस डिस्काउंटिंग को रिजेक्ट कर देगा। उस डिस्काउंटिंग को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, उसे कैश नहीं देगा, क्योंकि उस चीज़ का लोग बहुत ही फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो ये था द फिक्स। तो आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।